नवीद जी, जरा आप ही के पास आता हूं। सबसे पहले ये जो खबर आप सियासी गलियारे में सुन रहे हैं, जिसका शोर सुनाई दे रहा है, मैं समझ नहीं चाह रहा था कि क्या इसकी संभावनाएं आपको कितनी दिख रही हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले भी एक सुगबुगाहट शुरू हुई थी, लेकिन वो शायद अंजाम तक नहीं पहुंच पाई उस तरह से। उपचुनाव की बिसात पर लग रहा है कि गठबंधन बन पाएगा, और बन पाएगा तो ये गठबंधन किसका गणित बिगाड़ेगा? देखिए, पहली चीज तो ये कि ये गठबंधन अगर बन जाता है तो कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन और पीडीए के लिए घातक होगा जी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए उससे ये पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक ताकत की तरह मिलजुल कर जब चुनाव लड़ी तो भाजपा को ये नुकसान पहुंचा पाए और अच्छा प्रदर्शन किया इंडिया गठबंधन ने, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में। उसकी वजह यह थी कि भाजपा विरोधी सारा वोटर, सारी ताकतें इकट्ठा हो गई। अब जहां पर ये कयासों की बात हो रही है और सुगबुगाहट की बात हो रही है, इससे पहले भी ये बात होती रही, अगर ओवैसी और ये रावण और तमाम छोटे छोटे दल इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको कहा जाएगा कि तीसरी ताकत, थर्ड फ्रंट। और थर्ड फ्रंट अगर कहीं ना कहीं एकजुटता से चुनाव लड़ता है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए ये कहीं ना कहीं वोट कटवा के तौर पर साबित होगा। और जो भाजपा विरोधी वोट है वो किसी हद तक, थोड़ा बहुत 5%, 10%, 12%, 1% भी अगर घटता है तो ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। मुझे ये लगता है कि ये परिस्थितियां वाकई सामने अगर आती हैं और एक नए फार्मूले की तरह से, जो एक देश की राजनीति में एक नई समीकरण पैदा करने के लिए कई लोगों ने शुरुआत करने की कोशिश की कि दलित समाज और मुस्लिम समाज, दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन जो है भाजपा के खिलाफ तैयार करने की जो एक बड़ी रणनीति और कई बार इसकी तैयारी की जा सकी है, उसमें एक छोटा सा प्रयोग ये जरूर होगा। क्योंकि छोटा प्रयोग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ओवैसी जी का तमाम कोशिशों के बाद में भी हैदराबाद से बाहर जनाधार बन नहीं पाया है और उत्तर प्रदेश में तो उनकी पार्टी औंधे मुंह हमेशा गिरी है। तमाम कोशिशों के बाद भी वो 2% वोट की स्थिति में भी नहीं है। पहली चीज तो मुसलमान का भरोसा ओवैसी जी पर फिलहाल उत्तर प्रदेश में नहीं है। चंद्रशेखर जी उभरे हैं लोकसभा चुनाव में, जिस तरीके से वो जीते हैं, और ये लगा है कि मुसलमानों का भी पूरा रुझान उनके ऊपर विश्वास है, वो जीते। और वो उनकी जीत भी इसलिए ऐतिहासिक कही जाएगी क्योंकि चंद्रशेखर से लड़ने वाले उनके सीट पर समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी, मायावती की पार्टी बसपा, ये सब उनसे लड़ रहे थे, फिर भी ये जीत गए। मुसलमानों ने, दलित ने बसपा को उतना वोट नहीं दिया जितना उन्होंने चंद्रशेखर को दिया। मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया उस सीट पर जितना कि चंद्रशेखर को दिया। तो एक फार्मूले के तौर पे तो ये कहा जा सकता है कि ये अगर सचमुच बड़ा मैच्योर हो जाए ये गठबंधन और दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन के ऊपर काम किया जाए, लेकिन ये इसलिए संभव नहीं है क्योंकि ना चंद्रशेखर जी का बहुत बड़ा जनाधार अभी उत्तर प्रदेश में एक आध जगह छोड़ दी जाए तो कहीं बहुत बड़ा जनाधार है, और ना ओवैसी जी का बहुत बड़ा कोई यहाँ पर जनाधार है। दूसरी बात, मुझे ये जो मरमरिंग हो रही है, ये सुगबुगाहट हो रही है, उसका कारण मुझे ये लग रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की स्थिति, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो कॉम्बिनेशन है उसकी स्थिति बहुत अच्छी है। जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया और भाजपा को इतनी बड़ी शिकस्त दी, जो भारतीय जनता पार्टी सबसे ताकतवर उत्तर प्रदेश में थी, कहा जा रहा था कि देश की आत्मा, भारतीय जनता पार्टी की आत्मा तो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में ही जो पैदा हुई है ताकत वही पूरे देश में भाजपा में फैली। और ये कहा जा रहा था कोई ताज्जुब नहीं कि 80 की 80 सीटें भाजपा जीत जाए। लेकिन किस तरीके से भाजपा का नुकसान हुआ, यानी ये हिट हो गया, चाहे पीडीए हिट हो गया या आप इंडिया गठबंधन हिट हो गया, उसके बाद रावण यानी चंद्रशेखर जी को उतनी अहमियत अखिलेश यादव जी नहीं दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी उनको इंडिया गठबंधन से अलग रखा गया, उनकी बातें, उनकी शर्तें, उनकी डिमांड को बिल्कुल पूरा नहीं किया गया। तो मुझे लग रहा है कि चंद्रशेखर जी अखिलेश यादव जी के ऊपर एक दबाव बनाने की राजनीति कर रहे हैं और इस बात के लिए वो एक बार्गेनिंग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में उनको अहमियत दी जाए और ये कहा जाए कि बहन जी तो आने वाली नहीं, उनके बयानों से लग रहा है इससे पहले भी
तमाम लोकसभा चुनाव से पहले तमाम ऑफर और तमाम बातें होते रही, तमाम कयास लगाए गए और मायावती जी लगातार कहती रही मैं कतई भी इंडिया गठबंधन के साथ में नहीं आऊंगी, बसपा कतई भी नहीं आएगी। उसके बाद फिर उनके बयान बड़े कड़वे आए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए। तो अब उनको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत दलित वोट बैंक है और दलित वोट बैंक इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अकेले हासिल करना चाहती है। जबकि मैं दलितों नेता के तौर पर एक विकल्प के तौर पर एक दलित नेता हूं, यानी बसपा के बाद में अगर विश्वास हो, दलित समाज विश्वास करेगा तो अपनी जाति के किसी नेता के ऊपर विश्वास करेगा। ये उनका अपना खुशफहमी होगी, बिल्कुल उनका बिल्कुल कयास होगा। सर, मैं आता हूं दोबारा से आपके पास। तो जी उनको जी, लग रहा है कि उनका प्रतिनिधित्व जो है इंडिया गठबंधन में अधिक से अधिक दिया जाए, ठीक है अच्छी सर। खासी सीटें, चाहे उपचुनाव हो चाहे आगामी विधानसभा चुनाव हो, इस तरह की अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए भी एक राजनीतिक स्टैंड भी हो सकता है। नवे सर, मैं आता हूं दोबारा से आपके साथ। अविरल मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पवन जी, पहले तो बताइए कि क्या गठबंधन की जो बात निकली है, गठबंधन हो रहा है क्या? और अगर हो रहा है तो मैं सीधा पहले तो तीनों पार्टियां जो आप मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, उनके अलावा सबसे पहले मैं जरा आप ही से पूछ लेता हूं, पतंग की हवा आप देख रहे हैं क्या यूपी में? पतंग इस बार उड़ पाएगी क्या? कोशिश तो कई बार कर ली, लेकिन हवा पता नहीं क्यों चल नहीं रही है। साजिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी धन्यवाद। और निश्चित रूप से हमारा प्रयास पहले भी था और आज भी है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, जो सांप्रदायिक राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से उत्तर प्रदेश यानी पूरे देश में फैलाई है, हम उस सांप्रदायिक राजनीति को समाप्त करके इस देश में नए उत्तर प्रदेश की जो हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सौहार्द की राजनीति लाना चाहते हैं और संविधान की राजनीति लाना चाहते हैं। इसी आधार पर हमने पीडीएम का जो है गठन किया। लोकसभा इलेक्शन से पहले जिस तरह से इंडी अलायंस बना और इंडी अलायंस में वो लोग शामिल हुए जो इस देश में भ्रष्टाचार के नाम पर उनके ऊपर सिरमौर लगा रहा, और इंडी अलायंस ने हमको जो है दरकिनार करने का प्रयास किया। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो अलायंस के नाम पर काम किया है, वो सीना ठुक करके कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी, लेकिन हम ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति हम शुरू करना चाहते हैं, पीडीएम की राजनीति, जिसको ना इंडी अलायंस पसंद करता है ना भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस पसंद करता है। तो इस देश को एक नए विकल्प की जरूरत है और वो विकल्प हम देंगे और नई राजनीति के आधार पर आगे बढ़ेंगे। साजिद साहब, आपने कहा कि पतंग का रुख कैसा है? पतंग का रुख बहुत ही साफ सुथरा है, संवैधानिक है। हम उन बातों को रखते हैं जो इस देश की बुनियादी बातें हैं। हम धार्मिक उन्माद की बात नहीं करते हैं, इस देश में जातिवाद की बात नहीं करते हैं। हम समता, समानता और बंधुत्व की बात करके इस देश में संविधान का राज लाना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास है कि इस देश में जो शोषित वंचित समाज है वो एक तबके पर का जो है वो एक छत के नीचे आए, एक प्लेटफॉर्म बने, और उत्तर प्रदेश में हम जिस तरह से सांप्रदायिक राजनीति चल रही है उसको हम रोकने का प्रयास करेंगे। अभी आप पिछले दिनों से देख रहे हैं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से जुगलबंदी चल रही है, उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। और आपने कई बार देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, वो भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ गलबैया करके आए हैं। और किस तरह से शेड्यूल्ड कास्ट के ऊपर जो अत्याचार हुए, मुसलमानों पर जो अत्याचार हुए हैं, अखिलेश यादव जी का मुंह नहीं खुला। आज अखिलेश यादव जी अगर उत्तर प्रदेश में 37 सीटों के साथ है तो उसके लिए एमआईएम को धन्यवाद करना चाहिए कि एमआईएम ने उनको एक वॉकओवर दिया और वॉकओवर दे करके ये कहने का प्रयास किया है कि आप जाइए और भारतीय जनता पार्टी को हराइए। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाए और इस देश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है उसके लिए इंडी अलायंस जिम्मेदार है। इंडी अलायंस को उत्तर प्रदेश में हमने मौका दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी को हराइए, लेकिन उनके अंदर वो क्षमता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को रोक सके। इसलिए एआईएमआईएम और वो सभी दल
जो उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति और भारतीय संविधान की राजनीति करना चाहते हैं, वो एक छत के नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं। उसी में हमारी जो है बातचीत चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि समरसता का भाव हमको आपकी पार्टी में दिख भी रहा है। जब आपका नाम आया प्रवक्ता के लिए तो लगा कि एक बैनर पोस्टर लगा हुआ है ओवैसी की पार्टी पे कि साहब एकदम मुस्लिम वाली पार्टी है, छवि भी ऐसी जो भी बन गई है। लेकिन जब उसके प्रवक्ता पवन राव अंबेडकर आएंगे तो मुझे लग रहा है उसकी छवि थोड़ी सी और उस हिसाब से रहेगी जिसको ओवैसी करना चाह रहे हैं। दुबे जी, 3 लोग हैं निश्चित रूप से। पल्लवी पटेल कुर्मी वोटर वाला मामला, ओवैसी साहब मुस्लिम वोटर और चंद्रशेखर दलित वोटर। अगर तीनों मिल गए तो डेंट करेंगे, खतरे की घंटी मान रहे हैं क्या? ये देखो राजनीति है हंसी और राजनीति में आपने भी देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में इन्होंने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था। लेकिन ठीक है, देखिए व्यक्तिगत राजनीति चीज अलग हो जाती है, लेकिन जब आप एक पार्टी की राजनीति करते हैं तो वो चीज अलग हो जाती है। ये अभी ठीक है, सांसद बने हैं, अच्छी बात है, जीत गए, मेरी शुभकामनाएं हमने तब भी दी थी, आज भी है कि वो अच्छा समाज के लिए काम करें। लेकिन आप सोचिए, ये ऐसे कितने हिंदुस्तान में नेता हैं जो एक पार्टी का सांसद भी हैं, जैसे बेनीवाल जी ले लो आप राजस्थान में, क्या उनका अस्तित्व है? कोई अस्तित्व नहीं। हाँ, खुद का अस्तित्व है, इसमें कहीं दो राय नहीं। और ये चंद्रशेखर जी जीते हैं तो ठीक है, उनका खुद का, उन्होंने कार्यकर्ता हैं, उनके सपोर्टर हैं, उन्होंने उनको जीत पाया। दूसरा कुछ ये भी हो सकता है कि हमने उतना अच्छा प्रत्याशी वहां पे ना उतार पाए हो, ये भी एक फैक्टर हो सकता है निश्चित तौर पर। लेकिन हम जहां तक ये जानते हैं कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो दलित समाज मायावती जी के साथ था, उस दलित समाज ने हमारा लोकसभा में 24 में हमारा साथ दिया। उसको ऐसा लगा अब कोई राजनीति कर सकता है, राजनीति में स्थिरता दे सकता है, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी है। और इसीलिए उनका जो भारतीय जनता पार्टी को जो एक सोच ऐसी चल रही थी कि जहां तक उनको बसपा का वोट मिल जाएगा तो वो 80 के आसपास आ जाएंगे, वो जो सोच थी